नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 10th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्लास की मैथ्स की स्टडी में हम लोगों ने सबसे पहले देखा रियल नंबर, फिर रियल नंबर के बेस पर हमने आगे बढ़े, हमने देखा पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग अपने टाइप्स लेता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 4th चैप्टर जिसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आया कहाँ से? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। तो उस चैप्टर में हमने बहुत सारी स्टडी कर रखी है, आप पीछे जाके देख भी सकते हो। जब हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक के बहुत सारे बेसिक जो स्टार्टिंग में आएंगे वो सब हम उसमें देख चुके हैं। तो एक बार उसका रिकॉल है, समराइज है, अपने आराम से समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसको बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ए बी सी क्या होते हैं? रियल। बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ए है ना, ये ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? ये ज़ीरो हो गया तो भाई क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। बात समझ में आई? अच्छा, पॉलिनोमियल को यहाँ लिखते हैं हम लोग किससे? पी एक्स से, क्योंकि वेरिएबल क्या है? एक्स है। जैसे इसको क्या लिखेंगे? पी एक्स। और इक्वेशन लिखना है तो पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यही बात मैंने यहाँ मेंशन कर दी है कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन और एक्सप्रेशन का डिफरेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द रूट्स, व्हाट आर द रूट्स, व्हाट आर द जीरोज, ये किसको कहते हैं? तो रूट्स वो हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और मैं इसको इक्वेशन बोल रहा हूँ तो इक्वल टू ज़ीरो है। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इसमें रखने पर इसकी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, मीन्स x इक्वल टू सपोज मैंने -1 रखा तो क्या आएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो 1 - 3 प्लस 2, तो 3 - 3 ये क्या हो गया? ज़ीरो। मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि इसको क्या? ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ का मीनिंग क्या है कि वो जो गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन एक्सप्रेशन है, वो इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है उस वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू पर, और उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? ज़ीरोज़। और जैसा मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। तो ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी बहुत ढंग से समझाया है, ध्यान से समझना। 2 ज़ीरोज़ होंगे 100%, लेकिन बात आती है रियल ज़ीरोज़ कितने होंगे? तो रियल ज़ीरोज़ होंगे एटमोस्ट 2। अगेन समझना, 2 ज़ीरोज़ होंगे क्योंकि डिग्री 2 है, लेकिन रियल ज़ीरोज़ की बात आएगी ना तो मैं बोलूँगा एटमोस्ट 2 रियल ज़ीरोज़ होंगे। गॉट इट? तो ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या करें? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हम लोग ग्राफिकली ये बात भी देख चुके थे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करूं और मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब भी कोई ग्राफ बनता है ना बेटा तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ बनता है, फंक्शन ऑफ x, क्योंकि मैं x रखूँगा मुझे y मिलेंगे। तो एक्चुअली इसके ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्यों आता है, इन सब के रीज़न आगे भी पढ़ोगे। यहाँ मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि ऐसे फंक्शंस जो x में क्वाड्रेटिक हों और y में लीनियर हों, मतलब y की डिग्री 1 है और x की डिग्री क्वाड्रेटिक है, ऐसे एक्सप्रेशन की शेप आती है पैराबोला। और पैराबोला भी 2 टाइप के आते हैं, एक होता है अपवर्ड पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कब आएगा? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। और डाउनवर्ड पैराबोला कब आएगा? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब कोई बच्चा पूछे कि ये ग्राफ सर कैसे बनाए, तो ग्राफ बनाने का एक ही रूल है, मैंने एक्स रखा है, उस पर वाई निकाला है, और मुझे ये पॉइंट्स मिले हैं सारे डिफरेंट एक्स को मैं वाई, इन्हीं को मैं प्लॉट करता चला गया हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए मैंने, कहीं पे भी सपोज ये बना लिए, और मैं इन ग्राफ्स को प्लॉट करता चला गया। ग्राफ्स को प्लॉट करने के बाद जो पॉइंट्स मिले उन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करते ही ये मुझे शेप मिली, और इस शेप का नाम क्या है? पैराबोला। और इस पैराबोला शेप में 2 कैटेगरी हो गई, एक तो अपवर्ड पैराबोला है और एक डाउनवर्ड पैराबोला है।
तो मैं देखूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा है, अपवर्ड है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड है। गॉट इट। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज। अभी तक मैंने जब ग्राफ बनाए थे तो एक्स एक्सिस ये है। यदि मैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज की बात करूं तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ में एक्स एक्सिस भी होगी। वो एक्स एक्सिस कैसी हो सकती है कि सपोज ये लाइन एक्स एक्सिस है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ठीक, और एक्स एक्सिस यहाँ पर इस पैराबोला के लिए ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स यदि मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँगा तो 9th क्लास से भी ये चीज़, इतनी चीज़ समझ में आ जाए 9th क्लास में कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1, 0 या अल्फा, 0, मीन्स कोई वैल्यू, 0, ऐसे इसके होंगे कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू, 0। तो ध्यान से देखो, ये x कोऑर्डिनेट कहलाता है, यस और नो, और ये y कोऑर्डिनेट कहलाता है। मीन्स ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो इस x की वैल्यू अल्फ़ा पर y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू अल्फ़ा पर y की वैल्यू 0 होना ही उसके रूट्स को डिनोट करता है। मीन्स यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट रूट नज़र आ रहे हैं मुझे, अल्फ़ा एंड बीटा। अच्छा, सेम केस में सपोज ग्राफ इस तरीके का बना, ऐसे बना, तो आप देखोगे इस पॉइंट पर इसको चाहो तो अल्फ़ा, 0 लिखो, अल्फ़ा, 0, या फिर बीटा, 0 लिख दो। मीन्स यहाँ पर जो रूट्स हैं वो ओवरलैप्ड कर रहे हैं, दोनों रूट्स सेम हैं। इसको तुम कह सकते हो सॉरी, आइडेंटिकल रूट्स हैं। मीन्स किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई इस तरीके की, x - 1 इंटू x - 1, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये पॉइंट 1, 0 हो जाएगा। गॉट इट। जैसे ये इक्वेशन कैसे बनेगी, एक रूट्स 1 है सपोज, तो x - 1, दूसरा रूट 2 है तो x - 2, तो ये रूट्स 1, 2 आ जाएगा। यहाँ अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी। एक और केस आता है कि सपोज ऐसा हो जाए ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर ही रह जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मतलब समझना इस बात को। आपने x की डिफरेंट वैल्यूज़ डाली, y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिली, और y की डिफरेंट वैल्यूज़ ऐसी मिली कि कोई भी पॉइंट उसमें नेगेटिव नहीं हो रहा, सारे y पॉजिटिव आ रहे हैं। x1 रखा मैंने तो मान लो 5 आ गया, फिर x2 रखने पर 10 आ गया, x3 रखने पर तो वैल्यूज़, अच्छा नेगेटिव रखने पर भी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ग्राफ इस तरह का मिला। इस केस में लिखेंगे हम, जैसे इसका एग्जांपल लेना चाहूँ तो एग्जांपल आप ले सकते हो, x² + 2x + 3, तो इसके एक भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं होगी रियल वैल्यू जो इसको 0 कर दे। एक बात। दूसरी बात है कि इसके जो जीरोज हैं वो इमेजनरी होंगे। फिलहाल तुम ये कह सकते हो कि इसके रियल जीरोज नहीं होंगे, मीन्स नो 0। इस केस में 1 0, यहाँ पे क्या है 1 0 या 1 रूट, यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट जीरोज, 2 जीरोज। तो ये बेसिक बात हो गई ग्राफिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूट्स। मीन्स एक्स एक्सिस ग्राफ को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट्स कहलाते हैं जीरोज, रूट्स कहलाते हैं। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं जिसमें हम देख के बता सकते हैं कि भाई कितने जीरोज हैं। ये पहले डिस्कशन हो भी चुका है, आप देख सकते हो। रिलेशन बिटवीन जीरोज, रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, मतलब जीरोज में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। इस वाले टॉपिक को समझने के लिए एक बात बताओ मुझे। सपोज ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन के बाद जीरोस फाइंड कर लिए, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि भाई ax² + bx + c इज इक्वल टू a टाइम्स x - अल्फ़ा x - बीटा। फैक्टर करके ये फॉर्मेशन आ गया। इस a से मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ a/a x² बचेगा, यहाँ b/a आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा c/a। और आप इस साइड को ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद x² - αx - βx + अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दें तो ये बन जाएगा इस तरीके का फॉर्मेशन। देख लो ध्यान से। अब मुझे कंपेयर करना है, x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, कांस्टेंट यहाँ पर है, कांस्टेंट यहाँ पर है।
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बी अपॉन ए। और यहाँ से आप ध्यान से देखो इसको, एक बात आ गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ए और बी क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट्स। अल्फा बीटा क्या है? जीरोज। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सी अपॉन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करेंगे और पहले भी कर चुके हैं। किस चैप्टर में? पॉलिनोमियल वाले में, याद होगा आपको। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। मीन्स किसी इक्वेशन के रूट्स क्वाड्रेटिक में अल्फा और बीटा हैं, तो इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते थे हम लोग? तो पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसको सम ऑफ द जीरोज बोलते थे, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। मतलब मुझे एक बात समझनी है कि माइनस यहाँ रखना है, मुझे एक तो ये माइनस याद रखना है और ये प्लस याद रखना है। फिर यहाँ एस की वैल्यू जो भी आएगी वो रख दूंगा और एम की वैल्यू जो आएगी वो रख दूंगा। इस केस में जो मेरे पास एग्जाम्पल है, उस केस में मैं रखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और बेटा इक्वेशन बनानी है तो सामने क्या लिखूंगा मैं? इक्वल टू 0। इस इक्वल टू 0 से क्या होगा? ये के यहाँ से हट जाएगा और इक्वेशन सिर्फ ये रह जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इतना ऊपर कहलाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और यू कैन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद करो, तभी कहते थे कि इनफाइनाइट पॉलिनोमियल कैन बी पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल आते चले जाएंगे। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आराम से एक एक क्वेश्चन समझना है हम लोगों को। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ पी इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो बच्चों एक बात याद रखना, यदि क्वाड्रेटिक का जीरोज पी है तो एक्स के प्लेस पे पी को रख दो, तो देखो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू टाइम्स पी प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस के इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हुआ तो के की वैल्यू कितनी आ गई? पी क्यू। ये के की वैल्यू आ गई पी क्यू। यस और नो? ठीक बात है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स। अभी मैंने क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और बी क्या है? इसका कोफिशिएंट है, यानी माइनस। कंपेयर इससे करेंगे, हमेशा याद रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करना है। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? माइनस के √3। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4। इसको यहाँ रख देते हैं, तो माइनस √3 अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3 अपॉन 4। ये आंसर आ गया। आराम से देखते हुए समझते हुए चलना है। नेक्स्ट देखें, देखिए 1/2 इज द जीरोज ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द के। तो हम रिप्लेस कर देंगे x के प्लेस पे 1/2, तो अपना एक्सप्रेशन ये बन गया। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और k फाइंड करना है। 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो k/2 जब ऐड करोगे तो 4/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 1 हो गया, k/2 इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई k इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा, देख लो। नेक्स्ट देखें, ठीक, फाइंड द प्रोडक्ट। तो अगेन इसको कंपेयर करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन ए। कंपेरिजन से सी की वैल्यू कितनी आई? -√2। ए की वैल्यू कितनी आई? 9। कुछ नहीं करना है, सी अपॉन ए -√2 अपॉन 9 एज इट इज छोड़ देना है। प्रोडक्ट पूछा, यही प्रोडक्ट हो जाए। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगेन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। 2023 का क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b अपॉन ए। कंपेयर किया, -9 अपॉन 2 मीन्स योर आंसर इज 9/2। अल्फा बीटा c अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2।
अल्फा इंटू बीटा 2 आ गया। देखो क्वेश्चन इजी है लेकिन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर डालना पड़ रहा है जिससे कि मैं बच्चों को ये समझा सकूँ कि आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस देखने हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। व्हाट इट। नेक्स्ट देखिए, कॉमन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जीरोज रूट्स एक ही बात है, तो बात करते हैं कि कॉमन सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का और एक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी। ठीक है। अच्छा बच्चों ये कॉमन सॉल्यूशन है तो एक्स के प्लेस पर -2 रख देते हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 -3a इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया 4a -2 -3a इज इक्वल टू 0। आपने सेम क्वालिटी के माइनस कर लिए, 4a में से 3a गए, a बचा, a -2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। व्हाट इट। सिमिलरली जब यहाँ रखेंगे x को -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया 4 -2b प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 4। -2b में से एक b जाएगा तो माइनस के भी बच जाएंगे। अच्छा सिंप्लीफाई करने के बाद हमें a स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू निकालनी है, तो 2 स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 16 इज अवर आंसर। बात समझ में आती जानी चाहिए भाई। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इस बात को मैंने पहले भी बताया था कि सपोज एक रूट अल्फा है तो दूसरा इसका 1/अल्फा है, मीन्स दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा। सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अच्छा तो ये बताओ अपनी उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A की वैल्यू हो जाएगी 1, तो तुम कह सकते हो C इज इक्वल टू A आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली याद रख सकते हो, इफ रूट्स रेसिप्रोकल हैं तो C इज इक्वल टू A होता है। तो C की वैल्यू कितनी है K, A की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर आ गया। K की वैल्यू पूछी जा रही थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ। अगेन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं बार बार यही बात सिखाना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आप एक एरिया देखो कौन सा एरिया है ना, किस एरिया से आ रहे हैं। तो k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया 4k प्लस 4 -3 इक्वल टू 0, तो 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -1/4। दिस इज योर वैल्यू ऑफ k। ये वैल्यू ऑफ k आ गई। नेक्स्ट, x इक्वल टू 3 इज 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब भाई इसमें 3 रखना है। ऐसे क्वेश्चंस को अब आप लोगों को खुद ही करना चाहिए, लेकिन एज अ टीचर मेरा जो काम है वो मैं एक बार कर रहा हूँ कि सारे बच्चे आराम से इसको देखें और समझ पाएँ कि क्वेश्चंस की कैटेगरी क्या है। तो ये 3 बचेगा, -6k इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे 6k 3, तो k की वैल्यू आएगी 3/6, 3/6 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके 0 0 हों। अगेन मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है और मुझे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। ये सम कहलाएगा मेरा और ये कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। हालांकि मैं इसके लिए यूज़ कर सकता हूँ अपना फार्मूला, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। समझ में आ रही है ये वाली बात, होल स्क्वायर यूज़ कर लेना, आ जाएगा समझ में। और ये अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अब फ़ायदा क्या होगा, मैं इस इक्वेशन के रूट्स विदाउट रूट्स फाइंड किए हुए रूट्स नहीं निकालूंगा। अच्छा निकाल भी सकता हूँ, ये तो ईजी है रूट्स निकालना, फैक्टर भी सही हो रहे हैं है ना, लेकिन मुझे निकालने नहीं है। सपोज मैं आसानी से ये तो बता ही सकता हूँ ना कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 आ जाएगी, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा -7 इसका होल स्क्वायर -2 इंटू ये आ जाएगा 10, तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा ये आ जाएगा 49 -20, तो 49 -20 हो जाएगा 29 और प्रोडक्ट कितना है 10,
तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अल्टीमेटली मैंने जो नई इक्वेशन फाइंड करनी थी वो आ गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी 29 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 100 इक्वल टू 0। मीन्स ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और प्रीवियस इक्वेशन जो थी उसके रूट्स मैंने क्या मान लिए हैं अल्फा बीटा। क्वेश्चन में भी गिवन है, इजी क्वेश्चन है, रिसेंट 23 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, हो भी चुका है शायद। -1/2 रख के सॉल्व करना है। मैं रख देता हूँ एक बार, जिसको भी दिक्कत हो मेरी कैलकुलेशन को ध्यान से देखे, क्योंकि बच्चों की एक चीज़ जो कमज़ोर मुझे पता चल रही है वो सिर्फ कैलकुलेशन ही है। कैलकुलेशन से बच्चा कैसे डरता है, क्यों डरता है पता नहीं, एक्चुअली लैक ऑफ प्रैक्टिस है। हम लोग सारे क्वेश्चन चाहते हैं कि ओरली हो जाएं, लेकिन होते नहीं है ऐसा। जब तक हम लोग प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्वेश्चंस की वो पार्ट हमसे हो नहीं पाएंगे भाई। अब देखो मेरे पास के था, मैं उधर ले गया, 0 के उधर के इधर आ गया, बाकी चीज़ इधर ही है। तो 3/4 - 3, इसमें एलसीएम ले लो, तो 3 - 12/4 इज इक्वल टू के। तो -9/4 आ जाएगा ये सॉल्व करके, यहीं छोड़ दो, ये के की वैल्यू आ गई, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थ्राइस द अदर रूट, एक रूट अल्फा है दूसरा 3 अल्फा है, तो मुझे बताओ सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 4 अल्फा, वैल्यू कितनी आएगी -12। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू 3 अल्फा, वैल्यू कितनी आएगी -k। यहाँ से देखा 4 अल्फा -12, तो अल्फा की वैल्यू -3, गॉट इट। और यहाँ से देखा 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -k, तो इसकी वैल्यू 9 हो गई, 3 × 9 इज इक्वल टू -k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -27। ये k की वैल्यू आ गई। मुझे क्या करना है, अच्छा k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस k की वैल्यू आ गई, तो इजीली k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन रीजन। अच्छा, एक असर्शन रीजन मैंने डाला हुआ है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में एक कॉन्सेप्ट है और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन रूट्स को बोलते हैं सर्ट्स, ये a + √7 वाले, मतलब a + √b टाइप के। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो रूट्स इरेशनल नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आप कह सकते हो, फिलहाल इरेशनल समझना, 10th क्लास में सर्ट्स रूट्स हैं, सर्ट समझते हो ना, जो ये रूट वाली पावर्स होती हैं, ऐसे रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब होता है a + √b का कॉन्जुगेट पेयर मिल जाएगा a - √b। तो 5 + √7 का कॉन्जुगेट पेयर 5 - √7। क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन कह रहा है, इफ 5 + √7 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट, यहाँ गैप है, विद रेशनल कोफिशिएंट्स देन अदर रूट। तो रेशनल कोफिशिएंट लेके बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सर्ट्स होंगे जो पेयर में आएंगे। एक 5 + √7 है तो दूसरा 5 - √7 होगा। ये बात बिल्कुल सही है, इसी बात को इसने रीजन में लिख दिया है, और ये रीजन एज अ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट होना चाहिए। इरेशनल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट्स अकर्स इन द कॉन्जुगेट पेयर। आराम से आप इस क्वेश्चन को पॉज करके देखें, समझें। इरेशनल रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो किस में आते हैं, पेयर में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। ये वाली बात आप अपने नोट्स में नोट कर लें भाई, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं ये रूट्स। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन से। बच्चों अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, मींस सॉल्यूशन फाइंड करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। अच्छा एक बात बताइए, सॉल्यूशन का मतलब जीरोज रूट्स, वो रूट्स कैसे फाइंड करें, इसके मेथड्स तो हम पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में या फिर 8th क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो भी यहाँ लिस्टेड है। फिर हम सीखेंगे बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो रिजल्ट है वो एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे हम किस में, क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो बात आती है कि फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों को आता है, उसके बेसिक को मैंने इनलिस्ट कर रखा है यहाँ पर, वो देख सकते हैं हम लोग।
इसके स्टेप्स क्या होते हैं। जब हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा हुआ, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। ax² प्लस bx प्लस c, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इनका इंटू करेंगे, a इंटू सी निकालेंगे, और a इंटू सी जो निकलेगा वो विद साइन निकलेगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और उन प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये b निकल के आ जाएगा। तो बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे इन्हीं फैक्टराइजेशन से, जो फैक्टर किए हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन से, उससे उसको फैक्टराइज कर लेते थे। ये वाली बात सबको पता है और मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ कि AC पॉजिटिव है तो प्लस करके कर लेंगे, AC नेगेटिव है तो माइनस करके कर लेंगे, और अपना ऑब्जर्वेशन तो है ये सामने दिखाई दे रहा है हम लोगों को। गॉट इट, ये बात तो क्लियर है। तो एक काम करते हैं, इसको कुछ एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इन सबको मैं आपको बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, तो यहाँ देखो A और C, इसका मैं इंटू तो नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, क्योंकि इंटू करने के बाद भी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मैं इंटू क्यों करूँ। सिमिलरली ये मैंने 21 के कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे लेके आना है 22, तो 22 ध्यान से देखो, 7 4 जा 28, ये क्या बनेगा 28, और ये क्या बन जाएगा 3 2 जा 6, तो 28 माइनस 6 ये क्या बन जाएगा 22। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 8x² माइनस, इसको मैंने लिख दिया 28 माइनस 6 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सेम प्रोसेस से इसमें देखना, ये क्या हुआ 30, तो 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 30 को प्राइम फैक्टराइज कैसे करूँगा मैं 30 को, तो 30 के मैंने कर लिए यहाँ 15 3 और 5, समझना है इस बात को। अब मुझे क्या लेके आना है, मुझे लेके आया 11, तो ऊपर वाले 2, 3 इंटू 2 6 हो गया, और 6 के साथ क्या आ जाएगा 5, मीन्स इसको मैं लिखूँगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके x² प्लस 6 प्लस 5 टाइम्स x प्लस 30, बस इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा और यहाँ से मुझे फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट √2 है और 5√2 है, √2 और 5√2 को ध्यान से समझो, तो √2 5 और √2, तो बेसिकली 2 इंटू 5 हो गया ये, क्योंकि √2 और √2 कितना हो गया भाई, प्रोडक्ट में 2 हो गया, तो ये हो गया 10 से मुझे 7 लेके आना है, तो बहुत बढ़िया बात है। इसको मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, इसको लिख दिया 2 प्लस 5 7 हो गया। ये जो बेसिक फंडामेंटल है, इसी फंडामेंटल पे आपको रहना है, और अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x तो है ही है, इस जगह यहाँ पे x लिखना भूल गए, वो x लिख देते हैं माइनस। देखिए अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, फिर कॉमन लेना है, और उसके फैक्टराइजेशन पता ही है हम लोगों को, एक मैं करके यहाँ बता भी देता हूँ। जैसे 8x² है माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 4x कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x माइनस 7, ठीक है। यहाँ से सिमिलरली मैं कॉमन ले लेता हूँ 3, तो ये बचेगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस 7 और 4x प्लस 3, तो ये फैक्टराइजेशन हो चुका है, और यहाँ से इसके जीरोस आ जाएंगे, यस और नो। सिमिलरली इसको भी करना है, इसको भी करना है। ये मेथड कहलाता है मिडिल टर्म स्प्लिट, और यू कैन से फैक्टराइजेशन मेथड। बात क्लियर है ये वाली, ठीक है। आगे चलें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बच्चों इस मेथड को सीखना फंडामेंटली भी ज़रूरी है कि बच्चे को स्क्वायर बनाना आता है कि नहीं आता है। देखना, जैसे मान लो मैंने क्या एक्सप्रेशन लिया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो मैंने ये ले लिया, या इक्वेशन बोल सकता हूँ, मैंने ये इक्वेशन ले ली। अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इस x² के कोफिशिएंट से मुझे डिवाइड कर देना है, तो मेरे पास जो बचेगा वो आएगा ये, समझना है इस बात को, ये फॉर्मेशन आ जाएगा। गॉट इट। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ ध्यान देना है x का कोफिशिएंट क्या है, मेरा x का कोफिशिएंट है b/a। इस b/a का मैं करूँगा हाफ,
तो हो जाएगा b/2a। देखिए अब मुझे, आप ध्यान से देखेंगे तो ये b/a(x) ये लिखा हुआ है। मुझे इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड करना है, तो मैंने ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करना है, वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई बच्चा कहेगा सर ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐसा क्यों? भाई मेरा जो इक्वेशन है वो तो यही है ना, मैं चेंज थोड़ा ना कर दूंगा। मैंने जिसको ऐड किया उसको आगे सब्ट्रैक्ट कर दिया, अभी भी इक्वेशन वही है। अच्छा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ? आप इन 3 टर्म्स को ध्यान से देखो तो आप पाओगे ये a² है, ये b² है, और ये 2a भी लिखा हुआ है। कि सर 2a भी कहाँ लिखा है दिखाओ, तो देखो x² + 2 × a × b, इससे हुआ क्या, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही आ गया, और प्लस b का होल स्क्वायर। यस और नो, ऐसे लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, बाकी सबको 0 के उधर ले गया। तो सबसे पहले ये जाएगा b/2a, तो इसको मैंने लिख दिया b²/4a², और फिर माइनस का मैंने ये लिख दिया c/a। ये माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने a + b का होल स्क्वायर लिख दिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a + b की वैल्यू ये आ चुकी है, इसका हो गया होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4a² और ये हो जाएगा b² - 4ac। इतनी बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब देख लो इसको, पता है इस b² - 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी लिख देते हैं इसको। इतने बड़े को बार बार कौन लेके चलेगा? तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डी लिख दिया मैंने। हालांकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इसको डी से डिनोट किया जाएगा, यहाँ पे b² - 4ac भी आप लिख सकते हो। अब क्या हुआ, अब मुझे स्क्वायर रूट लेना है, तो x + b/2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±√d/2a आ गई। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब b को, इसको इधर ले जाऊंगा मैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी -b/2a ±√d/2a। इसी बात को इस पेज पर मैं नोट कर देता हूँ। सिंप्लीफाई करके x आ गया, वो आ गया -b ±√d/2a। पता है यहाँ से जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। एक वैल्यू अल्फ़ा बोल सकते हो आप, वो वैल्यू निकल के आएगी -b +√d/2a, और एक वैल्यू निकलेगी बीटा, जिसको मैं बोल सकता हूँ -b -√d/2a, और यही कहलाता है अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको ध्यान से समझ लें, नोट कर लें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने ये देख लिया कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे वर्क करेंगे। अब देखिए इन क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यदि मुझे करना हो तो कैसे करूँगा। हालांकि प्रोसेस लेंथी है, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कर लो, फिर देखेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन को किया मैंने, इसको फैक्टराइजेशन से कर रखा था वहाँ पे, वो याद रखना। उसके जो जीरोज आएंगे -5 और -6 आ जाएंगे आई थिंक। यहाँ से करते हैं तो ये x² है, ये 11x है, और प्लस में 30 है। अब मैंने क्या किया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो डिवाइड किससे करेंगे, किसी से भी नहीं। इसका कोफिशिएंट कितना है, 11 है। 11 का आधा क्या हो जाएगा, 11/2। तो 11/2 का होल स्क्वायर मुझे ऐड करना है, और 11/2 का होल स्क्वायर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और प्लस में क्या है, 30। अब बस यहाँ से यहाँ तक ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। इसको मुझे x + 11/2 का होल स्क्वायर लिख देना है, और बाकी सबको ले जाना है उस तरफ। तो ये 121/4 और माइनस का हो गया 30। इसको सिंप्लीफाई किया तो 121 - 120/4, तो सिंप्लीफाई करके बन गया ये 1/4 x + 11/2 होल स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफाई किया तो x + 11/2 की वैल्यू आ गई ±1/2। यस और नो? तो बस यहाँ से अल्फ़ा और बीटा, तो एक वैल्यू आ जाएगी -11/2 और +1/2, और एक वैल्यू आ जाएगी -11/2 और -1/2। तो ये हो गया -10/2, -10/2 होता है -5, और ये हो गया -12/2, -12/2 -6। अब ध्यान से देखेंगे, यही क्वेश्चंस
इसी क्वेश्चन के आंसर्स जो आ रहे थे पीछे वो यही थे, आएंगे भी यही। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी मैंने समझाया था क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ भी नहीं है। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले फाइंड करनी है 3 वैल्यूज़ A, B, C। उसके बाद आपको इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है, और यहाँ पर जो D की वैल्यू है वो हमें पता ही है, B² - 4AC है। आप इसमें फिट करेंगे और सीधे सीधे जो भी ज़ीरोज़ हैं वो फाइंड कर लेंगे। ये कहलाता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सेम क्वेश्चन है, ये करना चाहूँ मैं, या फिर ये क्वेश्चन हुआ, जैसे इस क्वेश्चन को करना है मान लो, तो A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी है 11, C की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x = -p + माइनस, यस और नो, अंडर रूट के अंदर B² - 4AC। तो B का स्क्वायर 121 -4 A × C, तो 1 × 30 अपॉन 2 × A 2 × 1। अब ध्यान से देखो तो ये बन गया -11 ± √1/2, और इसको सिंप्लीफाई किया -11 + 1/2, और एक बार आएगा -11 - 1/2, ये आ जाएगा -5, और अब आएगा -6। तो बस -5 और -6, ये 2 आंसर आ गए। ठीक है, यही आंसर है। और यहाँ पर ये मैंने लिस्ट बना रखी है, जैसे अपना पहला क्वेश्चन जो देख रहे हो आप, x² + 11x + 30, वही क्वेश्चन है। आप इतने क्वेश्चंस को चाहो, जैसे इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो किसी भी एक मेथड से कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी है, परफेक्ट स्क्वायर बहुत टाइम लगता है, तो वो इजी सारे ही हैं। आपको एक बार सबको देखना है, फिर आपको जो अच्छा लग जाए उससे करना है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला 10th में सिखाया इसलिए जाता है कि अब बच्चा चाहे तो उससे इजीली कर सकता है। तो ये लिस्ट है, आप आराम से इसमें से क्वेश्चंस देखें और उनको नोट करें। सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं इस लिस्ट के अंदर। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए फिर अगेन वो लिस्ट आगे चल रही है, और उस लिस्ट में फिर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको आपको देखना है। चाहो तो मैं किसी एक क्वेश्चन को कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप प्रैक्टिस खुद ही करें, आप मुझसे पूछ सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हुआ है। अब जैसे जहाँ से मैंने लिया वहाँ फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हुआ था, तो चला आया फैक्टराइजेशन मेथड। आप चाहो ना इसको किसी भी एक तरीके से कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। फैक्टराइजेशन से करना चाहो, श्रीधराचार्य से करना चाहो, किसी से भी कर लो। हाँ, क्वेश्चन जरूर अच्छी कैटेगरी के हैं। जैसे इन क्वेश्चंस को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेंगी पहले, तो उसके बाद आंसर्स आएंगे। तो बड़ा एक देखो, एक्सरसाइज मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी चाहिए बच्चों को। प्रैक्टिस तो क्वेश्चंस की करनी है। गॉट इट, जिससे आगे की फाउंडेशन क्लियर होगी।